साथियों, हमने रिस्क साथ से समझा रिस्क को एसेस करना SA 315, मटेरियल से समझा मटेरियलिटी को SA 320, रेस्पॉन्स से रिस्क को रेस्पॉन्स करना सीखा SA 330। अब हम सर्विस से SA 402 को समझते हैं SERVIC। नमस्ते दोस्तों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं SA 402 ऑडिट कंसिडरेशन इन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एंटिटी किसी सर्विस को आउटसोर्स किया हुआ है उसके बारे में हमें SA 402 की पालना करनी होती है। ऑडिट में हम क्लाइंट को समझ लेते हैं, उसका एनवायरनमेंट समझ लेते हैं, उसका बिजनेस समझ लेते हैं, पर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अगर दी जाने वाली सर्विस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करती है तो उसकी जांच बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उस द्वारा दी गई सेवा में अगर कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिसलीडिंग हो जाएंगे, मिसस्टेटेड हो जाएंगे। इसलिए हमें SA 402 की पालना करनी बहुत जरूरी है। साथियों, हमने रिस्क मैप से समझा रिस्क को एसेस करना SA 315, मटेरियल से समझा मटेरियलिटी को SA 320, रेस्पॉन्स से रिस्क को रेस्पॉन्स करना सीखा SA 330। अब हम सर्विस से SA 402 को समझते हैं SERVICE। स्टडी द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले समझो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्या सर्विस देता है। मान लो कि क्लाइंट ने उसको पेरोल आउटसोर्स किया है, तो देखो कि वो पेरोल पे कैसे कार्रवाई करता है, पेरोल को उसका प्रोसेस क्या है, उसके कंट्रोल क्या है। एवेल्यूएट द रिलेशनशिप। देखो कि क्लाइंट और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, क्या कंट्रोल क्लाइंट के पास में है या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली उस काम को करता है। रिव्यू द कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम को आप खुद जाकर देखो या किसी दूसरे ऑडिटर की सेवाएं लो, दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट प्राप्त करो। अगर कोई रिपोर्ट पहले आ चुकी है तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, पर यह देखना है क्या कि रिपोर्ट पूर्णतया कंट्रोल पर बताती है कि वैसे उनके यहाँ कंट्रोल प्रभावी है या नहीं प्रभावी है। वेरीफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जो रिपोर्ट आई है वो किस प्रकार की है, क्या वो टाइप 1 रिपोर्ट है या टाइप 2 रिपोर्ट है, वो कब की है और कैसे और किस द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट देने वाले की कॉम्पिटेंस को भी चेक करो। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। विचार करो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाएगी सेवाओं का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर उसके मिस स्टेटमेंट की रिस्क बढ़ गई है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान लो कि उन्होंने पेरोल को सर्विस दी थी और पेरोल में उन्होंने सर्विस की कैलकुलेशन, सैलरी की कैलकुलेशन गलत करके दे दी, तो इससे हमारा क्या है कि सैलरी एक्सपेंसेज गलत हो जाएंगे और हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिस स्टेटेड हो जाएंगे। इसलिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाने वाली स्टेटमेंट का इम्पैक्ट वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन अदर ऑडिट प्रोसीजर। अगर रिस्क आई है तो कंसिडर करो कि क्या और ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाने हैं। अगर ज्यादा गंभीर है तो उसमें अपनी और ज्यादा एक्सपर्टाइज यूज करो, चेक करो कि एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर भी अपने कंट्रोल लगाए हैं। एवेल्यूएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड। जो हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सेवाओं के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में जो एविडेंस किए हैं उनका पूरा आकलन करो। उसका देखो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे प्रॉपरली चेक करो। SA 402 में ऑडिट का अलग स्टेप नहीं है, ये ऑडिट का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऑडिट में वेंडर को समझना बहुत जरूरी है। वेंडर को नहीं समझेंगे तो उसकी सेवाओं के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी, उसके यहाँ हुई मिस स्टेटमेंट से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई एंटिटी जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सेवा ले रहा है, आउटसोर्स दिया हुआ है, तो SA 402 की पालना करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।